नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम बहुत ही रोचक मोड़ पर आ चुका है क्योंकि अब तो 14 तारीख भी आ चुकी है। वो 14 तारीख जो खास तौर से पहाड़ों की और लहरों की भविष्य का, उसकी किस्मत को तय करने का दिन बताई जा रही है। बिल्कुल, जहां और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए कौन सा चेहरा सिरमौर होगा, इसे तय करने का दिन भी 14 फरवरी का है। उधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दूसरे चरण का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण उत्तर प्रदेश के लिए भी है क्योंकि 55 सीटें हैं। 9 जिले की 55 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जिसके लिए ये कहा जाता है कि जिसका ये इलाका हुआ उसका सीधे सीधे उसकी ही सत्ता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ जनता जनार्दन के हाथों में अब जा चुका है। लेकिन इसे लेकर तैयारियां क्या है, मुद्दे क्या है जो खास तौर से जनता जनार्दन के दिल में बैठ चुके हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो कल वोट डालने के लिए जाने वाली है। इन तमाम परिस्थितियों का आज हम आकलन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ वो सहयोगी जुड़ेंगे जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर रहकर सियासत में जो राजनीतिक हिसाब किताब है उसे समझने की ग्राउंड से कोशिश की है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने लहरों का जिक्र किया, तो लहरों के राज्य गोवा की बात कर लेते हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो ये बहुत छोटा राज्य है। 40 विधानसभा सीटें यहां आती हैं, लेकिन इन ये जो 40 विधानसभा सीटें हैं, यहां से जो किस्मत बनती है वो पूरे देश के लिए, खास तौर से अगर हम पश्चिम के इलाकों की बात करें तो वहां के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए गोवा से ही शुरुआत कर लेते हैं। जरा सबसे पहले आपको गोवा के बारे में क्या परिदृश्य है, बीते सालों में क्या हुआ है, इस बार क्या हो सकता है, उसका परिदृश्य दिखाते हैं। गोवा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मतदान 14 फरवरी यानी कल के दिन ही है। कुल विधानसभा सीटें यहां पर 40 बताई गई हैं। 40 विधानसभा सीटों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जीएफपी के साथ गोवा जो फॉरवर्ड पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ वो गठबंधन में है जिसमें कांग्रेस ने 37 और जीएफपी ने 3 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। वहीं टीएमसी गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। पहली बार टीएमसी और एमजीपी मिलकर चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल सीटों की अगर बात की जाए 2017 का ये जो चुनाव परिणाम है आपके सामने हम रख रहे हैं। 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। इसी को कहते हैं हिसाब किताब। कांग्रेस को 17, बीजेपी को 13, एमजीपी को 3, निर्दलीय को 3, जीएफपी को 3 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी 2017 में। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी। भारतीय जनता पार्टी ने चंद निर्दलीयों के साथ और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके सत्ता हासिल कर ली। एमजीपी और जीएफपी यानी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का बीजेपी को समर्थन मिला। मनोहर पर्रिकर जी सीएम बनाए गए। मनोहर पर्रिकर जी के निधन के बाद 19 मार्च 2019 को प्रमोद सावंत यहां के मुख्यमंत्री बन गए और इस बार भी प्रमोद सावंत के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। अगर बात की जाए तो जो परिस्थितियां बनी, खास तौर से कांग्रेस के 13 विधायक बीजेपी में और 2 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए और एमजीपी के 2 विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहतरीन स्थिति बनती हुई चली गई। आपने 2017 की स्थिति अब आप देख लिया आपने, और तो इस बार अब देख लेते हैं गोवा में जो प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, वो चुनावी मुद्दे इस बार क्या कुछ खास कमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन के बीच में तमाम राजनीतिक पार्टियां गई हैं। हर घोषणा पत्र में अमूमन ये चीजें शामिल थी। तो गोवा के चुनावी मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा माइनिंग का मुद्दा लगभग हर पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल रहा। पर्यटन उद्योग का मुद्दा, कोरोना काल में बड़ा झटका लगा, तो पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है, क्योंकि गोवा खासतौर वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर टिकी रही है। इसके अलावा माइनिंग पर रोक और पर्यटन की मंदी से बेरोजगारी जो बढ़ी उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कसीनो को लेकर जो परिस्थितियां वहां पर बनती हैं उनको भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। ये तमाम वो मुद्दे, और इसी के साथ आइए गोवा की जब बात चल पड़ी है तो अब चलते हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं 2 बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, शैलेंद्र दुबे जी और राहुल लाल जी। स्क्रीन पर ले आइए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ गोवा से हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी स्नेहल, आपका भी स्वागत सत्ता के महासंग्राम में। और मैं सबसे पहले स्नेहल आपके पास ही आती हूं क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं, लगभग 1-1.5 महीने से वहां की जो परिस्थिति है उसे जानने समझने की कोशिश कर रही हैं।
अब मुद्दे हमने आप दिखाए, जो जो मुद्दे चुनावी मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है चुनाव से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा भी उछल पड़ा है। क्या कोई असर होता हुआ नजर आएगा? और फिलहाल वहां की तैयारियां, अब तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आप पहले बात करते हैं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन जो है, क्या वो सोचने की बात है कि वो सच में स्टिंग ऑपरेशन था या फिर क्या किया गया था? क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के यहाँ पर हालात है, टीएमसी खास अपना असर नहीं दिखा पाएगी। यही जन जन के जो उच्चार है वो बता रहे हैं कि जन जन के मन में यह है कि शायद टीएमसी ने पहले अगर कुछ यहाँ पर अनुदान दिया होता या अपना कंट्रीब्यूशन कुछ दिया होता, कोरोना काल में अगर कुछ काम किया होता, या फिर इस समय जो बिल्कुल जी हम ये देंगे वो देंगे इस तरीके की बातें की जा रही है, फिर भी अगर उनकी दाल नहीं गलती है, ऐसे में कुछ तो बताना पड़ेगा कि किस वजह से हम हारे हैं। तो शायद ये किस वजह से हम हारे हैं, किस वजह से हमें नुकसान हुआ है, तो ये स्टिंग ऑपरेशन सामने रखा गया है। पहले से भूमिका बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ जैसे ईवीएम की भूमिका बनती है तो वैसी पहली सी भूमिका है, लेकिन मुद्दों का भी जिक्र कर दीजिए, क्योंकि देखिए अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और वहाँ की जनता के बीच में आपने हर बीच पर जाकर आपने मुलाकात की है वहाँ पर, और खास तौर से जो वहाँ का जो कारोबार है पर्यटन को लेकर क्या परिस्थिति रही, लोग क्या सोचते हैं, जरा शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं अपने दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। बिल्कुल है, पर्यटन का भी विषय जो है वो हर एक पार्टी ने उठाया है। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि हम घर घर में पर्यटन का केंद्र बनाएंगे, घर घर में हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार की हॉस्पिटलाइज जो सेवा है वो हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। यानी हर घर में इनकम पर्यटन की सोर्स बन के आएगा, क्योंकि होटल में जो जाते हैं वो बड़ा पैसा खर्च करते हैं, घर में रुकने वाला सामान्य जो परिवार है वो सामान्य घर में आके रुकेगा। इस तरीके से हर किसी ने पर्यटन पर बात की है, किसी ने पर्यटन बढ़ाने की बात करी है, किसी ने पर्यटन घर तक लाने की बात की है, हर किसी ने अपने चुनावी मुद्दे में पर्यटन का रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो फ्री देने पर भी यहाँ पर बहुत जोर दिया गया है। हर पार्टी ने कुछ ना कुछ फ्री दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सिलेंडर फ्री दिए हैं, टीएमसी ने कहा है कि हम महिलाओं को 5,000 रुपए देंगे, कांग्रेस ने भी कहा है कि हम युवकों को 3,000 रुपए देंगे। हर किसी ने पैसा बांटने की बात की है, फ्री देने की बात की है। तो ऐसे में फ्री का भी बहुत जोर यहाँ पर दिखता है। साथ में पैसा भी खर्च करने के लिए यहाँ पर जो नई जो टीम यहाँ पर उतरी है बाकी राज्यों से, वो भी पूरी तरह से पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन माइनिंग का जो विषय है वो सच में काम का विषय है, क्योंकि 33% आबादी जो है वो माइनिंग के बिजनेस पर थी, और माइनिंग ही सबसे बड़ा अर्थार्जन का सोर्स है गोवा राज्य के लिए। ऐसे में माइनिंग पर काम होना नितांत जरूरत है। माइनिंग की वजह से लोगों के रहन सहन में भी फर्क पड़ेगा, और इसीलिए तमाम जो घोषणा पत्र है उसमें माइनिंग को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है। आइए जरा अपने राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ भी बढ़ते हैं, उनका विश्लेषण क्या कहता है। शैलेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण गोवा की जब हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि स्नेहल भी बता रही हैं फ्री एवरीथिंग इज फ्री, एवरीवेयर फ्री, लेकिन जो मतदाता होता है वो फ्री में वोट नहीं देता, वो देखता है साहब आपने काम कितना किया है, मुझे फायदा क्या मिलेगा, वो बहुत सोच समझ कर अपना एक बहुमूल्य वोट देता है। ऐसी परिस्थिति में कौन सी पार्टी कहां स्टैंड इस बार कर रही है, क्योंकि 2017 की तुलना में इस बार में कई सिनेरियो चेंज हैं। पहली बार टीएमसी और एमजीपी मिलकर चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी जरूर है अकेले चुनावी मैदान में, कांग्रेस जीएफपी के साथ मिलकर है, विपक्ष की भूमिका में बहुत सारे लोग स्कैटर्ड हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर किसी से मोर्चा लेने के लिए तैयार है। शैलेंद्र दुबे जी, देखिए लावनी जी, गोवा का चुनाव इस बारी काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये पहली दफा है जब कॉन्टेस्ट जो है मल्टी पोलर कॉन्टेस्ट क्रिएट हो गया है। 2 राज्य हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें से गोवा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे मल्टी कॉर्नर फाइट एस्टैब्लिश हो गई है, तो गोवा उसमें से एक है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि सिर्फ चुनाव जो है के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। पहली, आपके पास नेतृत्व कौन है, जो राज्य को आगे अगर सरकार बनती है, लोग आपको मौका देते हैं, तो कौन वो व्यक्ति है जो उस सरकार को लीड करने वाला है, पहला। दूसरा, क्या आपका राज्यव्यापी संगठन मजबूत है या नहीं है।
तो जिस पार्टी के पास ये दो चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है उसको अपर एज मिलता ही है। अगर मैं बात करूं पिछले कई चुनावों की तो उसमें जैसे कांग्रेस भी सत्ता में रही है और दूसरा जो है भाजपा, तो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास पूरा राज्यव्यापी संगठन तो है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक दिक्कत क्या है कि उसके पास एक प्रभावी नेतृत्व का अभाव है इस बार। दिगंबर कामत जी जिनकी उम्र काफी अधिक हो गई है और इनफैक्ट कोई युवा दूसरा नेतृत्व है नहीं जिसके नेतृत्व में कांग्रेस ये क्लेम करे कि नहीं हम जो है चुनाव अगर सरकार हमें बनाने का मौका मिलता है तो हम इस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं। इवन अगर जो पिछले विधानसभा चुनाव में जब उससे भी पहले जब भाजपा की सरकार 5 साल चली, उसके बाद जब वहां की जनता ने एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया तो मैं तो बड़ा हैरान था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के आपस में इतनी अंतर्कलह थी कि वो लोग जो है विधायक दल का नेता का चुनाव भी नहीं कर पाए। काफी समय गुजर गया, उसके बाद फिर जो तमाम जो अन्य दल थे उन्होंने भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सहमति प्रदान की। क्योंकि वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था तो उसमें जाहिर सी बात है जिसके पास संख्या बल सहमति ज्यादा होती है तो उसी को मौका मिलता है। लेकिन मनोहर पार्रिकर जी के आकस्मिक निधन के पश्चात एक प्रश्न ये खड़ा हो रहा था कि भाजपा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनकी तरह से नेतृत्व दे पाएगा। तो प्रमोद सावंत जी उनके समय में भी विधानसभा अध्यक्ष होते थे, लेकिन प्रमोद सावंत ने जिस तरह से वहां सरकार चलाई है तो वहां लोगों के बीच में एक ये मैसेज है कि ये युवा है और ये सरकार का नेतृत्व ठीक से कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी नेतृत्व आपका राहुल लाल जी बहुत हद तक आपकी जीत तय करती है कि आपका नेतृत्वकर्ता कौन है। आपका नेतृत्वकर्ता अगर बीते इतिहास में सही तरीके से काम करता है तो आने वाला भविष्य जो है वो एक नया इतिहास गढ़ने के लिए तैयार होता है और यही परिस्थिति गोवा में है। लेकिन गोवा में एक जो बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस बार मैंने पहले भी बोला कि जो विपक्ष है वो काफी स्कैटर्ड है, तो ये जो वोट डिवीजन होगा क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है जैसे कि वो दावे कर रही है? राहुल लाल जी, राजनीति को चूंकि स्नेहल जोशी जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि वहां पे टीएमसी जो है कि बहुत ज्यादा उछल कूद मचाते हुए दिख रही है, लेकिन टीएमसी का खाता नहीं खुलना है, ये बिल्कुल तय वाली बात है। और देखिए हम लोग भले यहाँ पे नेशनल मीडिया में हम लोग कह रहे हैं कि टीएमसी जो है कि इस बार टीएमसी 2012 से ही लावनी जी जो है कि वहां का चुनाव लड़ते हुए रही है वो, लेकिन हाँ इस बार काफी उछल कूद मचा के जो है कि वो चुनाव लड़ रही है। टीएमसी में जो बड़े नेता गए थे वो टीएमसी चले भी गए तो टीएमसी छोड़ के वापस भी आ गए, तो टीएमसी में आप उसको मैदान से आप बाहर निकाल दीजिए, वो चुनावी जमीन पे ज्यादा उसकी कोई मजबूत उपस्थिति उस रूप में नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में जरूर जो है कि वो आप 3 से 4%, 5% कुछ, अगर लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने उसके कुछ जगहों पे जो है कि 6-7% भी वोट शेयर हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को देखा। देखिए गोवा के मामले को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जनसंख्या के मामले में बड़ी छोटा सा राज्य है, चांदनी चौक जैसा जो हम लोग का दिल्ली का कंस्टिट्यूएंसी है, लगभग वही पूरी गोवा की आबादी है। तो इसलिए गोवा में लावनी जी हम लोग देखते हैं जो वहां पे जो कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट जो कि जनता से ज्यादा संपर्क में रहते हैं वो भी काफी हावी होते हैं। यही कारण है कि कैंडिडेट दाएं से बाएं जाते रहते हैं और पार्टियों की स्थिति बिगड़ जाती है। बिल्कुल, कौन जनता से कितना संपर्क में रहा है, और अगर आप अभी 40 का जो विधानसभा का सीट है ये, इसके बाद 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस पूरे विधानसभा में अगर आप देखें, और आस्थान सभा ने कम से कम जो है वहां पे 10 बार से ज्यादा दल बदल किया हुआ है। अगर उनका रिकॉर्ड देखिए तो गोवा की एक समस्या यह है कि दल बदल वाला मामला बहुत ज्यादा है। और इस बार का इलेक्शन सबसे रोचक इसलिए है कि इस बार तो पहले तो चुनाव के बाद दल बदल हुआ करता था, इस बार चुनाव के पहले ही हो गया है। हाँ, इस बार लावनी जी चुनाव के पहले ही दल बदल भरपूर हुआ है। जैसे एक सज्जन है वो पहले कांग्रेस से जो है कि वो आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से फिर जो है वो चले गए वो टीएमसी में चले गए, टीएमसी से फिर बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी से फिर वहां से इस्तीफा देकर, तो इस तरह से कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो जिन्होंने चुनाव से पहले ही खूब ज्यादा दल बदल कर लिया। तो देखिए गोवा की जनता की अपेक्षा समझिए, सबसे पहली चीज की वो इस प्रकार के प्रवृत्ति से काफी ज्यादा परेशान है, नंबर 1। और अगर गोवा को आप बांटते हैं, जैसे उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में अगर हम लोग बांट के देखें, बीजेपी का जो पूरा का पूरा ये चीज है, उत्तरी गोवा में बीजेपी का काफी बड़ा हमेशा वोट शेयर रहा है। दक्षिणी गोवा में जो आप सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति के कारण, जो आपका सवाल था, आम आदमी पार्टी भी जो है कि वो दक्षिणी गोवा में ज्यादा जो है कि फल फूल रही है, और यहाँ पे कहीं कहीं वो एक तरह से जो वोट शेयर
ये भले ही दक्षिणी गोवा में ठीक है, मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी दिखाई है, लेकिन दक्षिणी गोवा को किस तरह से तरजीह भारतीय जनता पार्टी ने दी ये भी हमने देखा। सर गोवा की हमने बात कर ली क्योंकि देखिए कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी है। जरा समय की कुछ सीमाएं, उत्तराखंड की तरफ चलते हैं, अब थोड़ा लहरों को छोड़ देते, चलते हैं, चलिए पहाड़ चढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा लहरों की बात हो गई, कल फिर मिलेंगे ना हम, फिर लहरों की बात दिन भर होगी, जरा पहाड़ों पर लिए चलिए। अब जरा उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि 70 विधानसभा सीटें, 13 जिले, 70 विधानसभा सीटें, 700 के लगभग जो प्रत्याशी हैं वो किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो 56 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, तो इस बार क्या ये 60 पार का नारा काम करेगा? अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हमने आपको बताया कि कैसे क्या रहा। कुल सीट जो 70 थी उसमें आप देखिए कि 2002 की अभी परिस्थिति, कांग्रेस को 36, बीजेपी 19, बसपा 7, यूकेडी 4, निर्दलीय 3, एनसीपी 2, एनसीपी 1, ये 2002 की स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं, 2002 के बाद हम बात कर लेते हैं अब विधानसभा चुनाव। 2002 में आपको याद होगा कि नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने थे। 2007 में देखिए कांग्रेस 21, बीजेपी 35, बढ़ गई थी बीजेपी की संख्या। यहां पर यह देखना बड़ा दिलचस्प था कि बीजेपी की संख्या 2007 में बढ़ी थी, भुवन चंद्र खंडूरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसी के साथ साथ देखिए अब 2017 की भी बात कर लेते हैं। 2007 के बाद हम जरा 2017 की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो बीजेपी को कुल 57, कांग्रेस को 11, अनेक को 2 मिले था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब इसी के साथ लेकिन हमने देखे जो बीती परिस्थितियां थी उत्तराखंड की हमने देखी, लेकिन जो मुद्दे रहे वो खास तौर से वो मुद्दे जो इस बार एक तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी है। अब उत्तराखंड में जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की एंट्री हो चुकी है। डेमोग्राफिकल जो चेंजेस आया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो इस जरा चुनावी मुद्दे चलाते रहिए और मैं अपने मेहमानों के पास चलती हूँ। शैलेंद्र जी जल्दी से जरा उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। चुनावी मुद्दे बहुत है, लेकिन इस चुनावी मुद्दे में हमने एक चीज ये देखी कि इस बार कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह दी है। शैलेंद्र जी, लाभली जी आपने बहुत ही अच्छा जो संकेत दिया है। क्या जैसे मैंने अभी गोवा का जब प्रसंग था तो मैंने नेतृत्व कौन करेगा और जो राज्यव्यापी संगठन है या नहीं है, हालांकि आम आदमी पार्टी भी तीसरा वहां पर एक कंटेस्ट करने का प्रयास कर रही है। तो अगर जितना वो अधिक वोट लेके जाएगी तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है मोरलेस वो सेम है। जो गरीब जो तबका है वो उन्हीं को फ्रीबीज के नाम पर अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हरीश रावत जी जिनकी एक उम्र काफी हो गई है, तो और ऑन दी अदर हैंड भाजपा के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो युवा है और उनमें उनकी संगठन में पकड़ है। पुष्कर सिंह धामी की अगर मैं बात करूं, और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने रख दूं तो उत्तराखंड का जो पिछला चुनाव था उसमें ही जो है आपको पहली बार ये देखा गया है कि जो जीत का फासला है, वोट का परसेंटेज का फासला है, वो काफी बड़ा दिखाई दिया। अन्यथा 2012 में भी जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उस समय सिर्फ एक सीट का फासला था कांग्रेस और बीजेपी में। वो तो उस समय भुवन चंद्र खंडूरी जी एक चुनाव हार गए थे, नहीं तो उस समय भी सरकार भाजपा की बनने वाली थी। लेकिन चूंकि अभी की परिस्थितियों में कांग्रेस के अंदर क्या है, लीडरशिप डिवाइडेड है। एक तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा तो इसका कहीं ना कहीं उनको जो है डेंट पड़ रहा है। ये मैं मानती हूँ कि लीडरशिप डिवाइडेड है, ठीक है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन राहुल लाल जी आपसे मेरा सवाल होगा, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो शैलेंद्र जी ने कहा कि लीडरशिप डिवाइडेड है, कहीं ना कहीं से इसका डेंट हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड में जिस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है, उसी आबादी को कहीं ना कहीं से कांग्रेस सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। सहसपुर विधानसभा जैसे जगहों पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग छेड़ दिया जाता है। तो क्या ये जो बढ़ी हुई आबादी है वो कांग्रेस की वोट बैंक बनकर बीजेपी के 60 पार के नारे को कहीं ना कहीं से डेंट नहीं कर सकती? क्या संभावनाएं हैं ऐसी? देखिए, कांग्रेस को आप ये मत, वो सबों को लेकर चलने का प्रयास करिए। केवल मुस्लिमों को लेकर तो फिर वो चलेंगे तो फिर तो वो ध्रुवीकरण होगा, और ऐसे स्थिति में केवल मुस्लिमों के माध्यम से तो फिर वो राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए प्रयास ये है कि आप उसको भी लें और बाकी सबों को भी जोड़ें। क्योंकि देखिए, जब आप नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व का सवाल तो सबसे ज्यादा इसमें भारतीय जनता पार्टी पे उठा लावनी जी वहां पे कि भाई आपको 57 सीटें जो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे अभूतपूर्व सीटें थी, उसके बावजूद भी वहां पे 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। भाई उत्तराखंड की जनता जरूर यह सवाल पूछती है कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ
मुख्यमंत्री थे, तो आखिर उनको सबसे शुरुआत में क्यों नहीं दिया? 5 साल का पूरा कार्यकाल लेकिन अब तो जिस फेस को सामने किया है उसका तो एक्सेप्टेंस वहां पर है। आप तो क्लियर कर दिया ना पुष्कर सिंह धामी को, अब तो क्लियर कर दिया, उनका फेस को सामने रख दिया युवा सीएम के तौर पर। लावनी जी, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि पुष्कर सिंह धामी जी वो चेहरा है। मंत्रियों को बदल देंगे, कब क्या करेंगे, ये एक सस्पेंस जरूर खड़ा हो गया कि भाई इस प्रकार के जो जिस तरह से वहां पे 3-3 देखिए। पुष्कर सिंह धामी जी वो चेहरा है जिस समय उत्तराखंड संघर्ष समिति जिनका नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी ने किया था, उनका राज्यव्यापी एक्सेप्टेंस है। और दूसरा जो आपने तुष्टिकरण की बात की थी, कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन उससे कांग्रेस को नुकसान ही होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता सिर्फ जो है हरिद्वार जनपद में ही है, ऐसा नहीं है। ना तो वो उधर गढ़वाल मंडल में है और ना ही उधर कुमायूं मंडल में। सिर्फ जो मैदानी जिला है हरिद्वार, उसी में उनकी संख्या। तो ये प्रयास करेगी तो उससे ना भी मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला। सुन लीजिए एक सेकंड जरा सा, मेरी बात पूरा करने फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटेगा। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस की 11 सीटें थी, लेकिन आप कांग्रेस के न्यूनतम से न्यूनतम सीटें भी आप देखेंगे, वोट प्रतिशत देखेंगे, वो 33 से 34% से नीचे नहीं जाती है। और अगर बीजेपी का भी आप देखेंगे तो लगभग वही स्थिति है कि बुरे स्थिति में भी इससे नीचे नहीं जाते। लेकिन सर इस बार जो परिस्थिति, आपने ये बात ठीक कहा, वोट शेयर बढ़ता है, ये हम देखते हैं, लेकिन फिर भी अंततः हम देख रहे हैं ना कि जिन चेहरों को तरजीह दी गई है वो चेहरे हैं जो हारे हुए कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब तो पहले ही आपने हारे हुए कैंडिडेट्स को आज सामने रख दिया है, जिनकी राज्यव्यापी एक्सेप्टेंस जिनको नहीं मिला है, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे। और ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी सामने हैं तो नहीं लगता आपको कि बीजेपी का पलड़ा भारी? खैर, ये हम लोगों की ये संभावनाएं और ये आकलन अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि कल का दिन है, अब जनता जनार्दन पर छोड़ देते हैं। समय की कुछ सीमाएं उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स जरा चलाते रहेगा, मैं मेहमानों से सवाल कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है सर शैलेंद्र दुबे जी, पश्चिमी हिस्सा मुस्लिम लैंड कहा जाता है, पर 9 जिले 55 सीटें हैं। और खास तौर से अगर देखें तो यहाँ के लिए कहा जाता है ये इलाका जिसका सत्ता उसकी। नहीं, देखिए ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2 चरणों में हुआ है। पहला फेज था, उसमें जो है ज्यादा अधिकांश सीटें जाट बहुल थी, और दूसरे फेज में जाटों का जो थोड़ा बहुत असर है वो सहारनपुर में है। बाकी जो 8 जिले हैं वहां पर उनकी संख्या उतनी प्रभावी नहीं है। हाँ, मुस्लिम मतदाता 3 से 4 जनपद हैं जिनमें एक अच्छी खासी संख्या रखते हैं, जिसमें कि आपका बिजनौर हो गया, आपका संभल हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, आपका अमरोहा हो गया, ये कुछ जनपद हैं। लेकिन जिस तरह से गठबंधन जो विपक्षी प्रत्याशियों के जिस तरह से तुष्टिकरण वाले और बहुत ही उग्र बयान आए हैं, चाहे वो नाहिद हसन का कैराना से हो या रफीक अंसारी का हो दूसरे वर्ग के लिए, कि अगर आपने जो हमारी बात नहीं मानी तो हम ऐसा कर देंगे, कहीं ना कहीं उससे जो है हिंदू मतदाता कंसोलिडेट होगा। और इस मेरा मानना ये है कि एक बहुत जल्दी से 10 सेकंड में राहुल लाल जी, 55 में से 38 सीटें आई थी, और ये 38 सीटें वो थी जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस बार तो हिजाब का विवाद भी है। 10 सेकंड सर, लास्ट शॉट कमेंट। देखिए, मैं यही कहूंगा कि स्थितियां बिल्कुल पिछले बार से बिल्कुल बदली हुई है। फर्स्ट चरण में भी कहीं कहीं विपक्ष को बढ़त हासिल हुई, और यहाँ पे तो स्वाभाविक जो पूरा जाति और धार्मिक समीकरण है वो वही स्थिति है। पोलराइजेशन की वो जो स्थितियां शैलेंद्र जी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं दूरबीन लेके, वो जमीन को वो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए है नहीं यहाँ पे। चलिए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्थिति नहीं है, विपक्ष अपने दावे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, जनता के अपने मुद्दे हैं, और यही मुद्दे खेल करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। स्नेहल, आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता का महासंग्राम बहुत रोचक हो चुका है। 14 तारीख उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव। हमारी नजर बनी रहेगी, सुबह से ही हमारे साथ जुड़िएगा। पल पल की जानकारी, हर एक सीट की जानकारी हम आपके बीच लाकर रखेंगे। हमारे साथ सुबह से ही जुड़िएगा, और सत्ता का महासंग्राम तो अभी चलता ही रहेगा। ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़े रहिएगा। अभी बस इतना ही। जय।